नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। आज मैं आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर के आ चुका हूं। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है किशोर। रांची झारखंड के रहने वाले थे। रांची शहर से उनकी 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था। गांव में रहते थे किशोर, लेकिन उनके बड़े भाई भाभी उनके बाल बच्चे अब शहर में रहते थे। उनके बड़े भाई ट्रक चलाने का काम करते थे और कभी कभी शहर से बाहर भी जाते थे। ट्रक चलाने का तो ऐसा ही होता है। अब उनकी जो भाभी थी अपने भाई को बुला लिया करती थी। उनका जो भाई था ना, एक निकम्मा किस्म का इंसान था। सारा नशा करता था और वो बड़ा ही अलग स्वभाव का व्यक्ति था। किशोर जी का कहना है कि कभी कभी जब मेरे पास में काम धंधा गांव में नहीं होता था, मैं खेती गृहस्थी का काम करता था, ट्रैक्टर चलाने का काम करता था, और जब मेरे पास में काम नहीं होता था तो भैया कभी बोलते थे कि देखो अब भाभी के पास में चला जाया करो, वहाँ पर कुछ दिन बिताया करो, उनको भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। तो मैं कभी कभी चला जाता था। वहाँ पर जाने के बाद मेरे साथ में एक अजीब तरह का घटना घट गई थी। अजीब इसलिए कहूँगा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा इल्ज़ाम भाभी मुझ पर लगा देगी। मेरा तो रूह कांप गया था। मैं तो इतना डर गया था कि देखो ना, मैं ऐसा हूँ ही नहीं और भाभी ने मुझे पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है, और वो भी 10,000 रुपये का। साल 2007 की बात थी। तो चलें आज की कहानी में किशोर जी के साथ में उन्हीं के शब्दों के द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम किशोर, मैं गांव का रहने वाला था। मैं बताया ना, मेरे भैया शहर में रहते थे अपने परिवार के साथ में, और वो ट्रक चलाने का काम करते थे। कभी कभी जल्दी घर आ जाया करते, कभी उनको टाइम लगता था। अब ट्रक का तो ऐसा ही काम है। वहाँ से उनकी जो ससुराल थी ना, ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। तो अपने साले को, जो हमारे भैया थे, अब मदद मांग लेते थे कि देखो तुम्हारी बहन अकेली है और कभी कभी जा कर के भाई समाचार ले लिया करो, कुछ कमी बेची है तो पूरा कर दिया करो। अब जो हमारी भाभी थी उनके छोटे भाई थे। अब थोड़ा वो अजीब किस्म के इंसान थे, नशा करते थे। मतलब जो भी उनका बुरा काम था वो सब कुछ करते थे। कभी कभी उनको पत्ते खेलने का भी आदत थी, पैसा वैसा लगा देते थे। लेकिन जब मैं जाता हूँ ना तो मुझे देख करके नाखुश रहते हैं। मैं कई बार नोटिस किया था। अब मैं उनके रहते जब गया था, बड़ा बुरा सा मुंह बनाते थे। मुझे लगता है कि मेरे भैया का घर है, मेरे भाभी है, और ये इंसान कौन है जो मुझे देख करके बुरा सा मुंह बना रहा है? इसका यहाँ पर है क्या? ये घर तो मेरा है, एक तरह से तो मेरा घर है, मेरा परिवार है, और ये मुझे बुरा सा मुंह क्यों बना रहा है? खैर, रिश्तेदारी का बात था तो मैं अब कुछ बोल नहीं पाया था। भाभी ने शायद देखा था या नहीं देखा था, मुझे नहीं पता। लेकिन अब इज्जत के खातिर मैं भाभी से ये बात नहीं बताता हूँ। कुछ दिन मैं वहाँ रहना चाहता था, जब तक भैया भी आ जाते, उनसे मुलाकात करके अब मैं अपने गांव लौट जाता। अभी गांव में मेरे लिए कोई काम नहीं था। कुछ दिन मुझे फुर्सत थी। मैं ट्रैक्टर भी चलाता था, खेती बाड़ी का भी काम करता था। अब भैया ट्रक चलाने का काम करते थे। अपना ट्रक था। हमारे गांव का जो रास्ता था कच्चा था उस टाइम में, तो ट्रक आने जाने में असुविधा होती थी। कभी कभी मुझे तो ट्रक के जाकर रखवाली करना पड़ता था मेन रोड पर। और तब भैया ने दिमाग लगाया था कि मैं जाकर शहर में रहता हूँ। पहले तो किराए का मकान पर है और इसके बाद खुद का अपना मकान हो चुका था। ऐसे ही मैं जब गया था एक बार, मैं बताया ना आपको, तो वही मेरे रिश्तेदार मिले थे, मेरे भैया के साला साहब। अच्छा सा नाम था उनका, अरुण। मुझे देख करके अपने आँख मुंह चढ़ाने लगे थे, जैसे मैं उनके घर में आया हूँ, उनसे कर्जा मांगने के लिए आया हूँ। खैर, मैं अब दोस्ती के नाते या कहूँ रिश्तेदारी के नाते मैं कुछ बोल नहीं पाया। मुझे लगा कि इनकी तो स्वभाव में है, मैं इनसे कहाँ उलझता रहूँगा। चले जाएंगे, एक आध दिन रहेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जब मैं वहाँ पर रहने लगता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर चीज़ में दखल अंदाजी उन्हीं की है। भाभी पर जैसे हुक्म चलाया करते थे कि दीदी आज ये खाना बना दो,
दीदी भी बड़ा खुश रहती थी उनकी, यानी मेरी भाभी। अब मेरा तो देख करके सर चकरा गया था जब मैं देखता हूँ कि एक अब गांव का रहने वाला इंसान, भाभी का भैया, अब पूरे घर पर उसका हुक्म चल रहा था। मुझे सही नहीं लग रहा था, लेकिन रिश्तेदारी के नाते फिर भी मैं चुप रहा। जाने दो, भाभी है ना, अब उनको सब पता है, कुछ दिन रहेगा फिर चला जाएगा। लेकिन इस बार जो आता है ना तो जाता नहीं है। मुझे करीब करीब 5 दिन हो चुका था। अब मैं देखता था वो मुझसे चिढ़ता रहता था हमेशा, मुझे नीचा दिखाने का हमेशा कोशिश किया करता था भाभी की नज़रों में। झूठा झूठा कभी कभी इल्ज़ाम भी लगा दिया करता था। जब मैं बाहर वगैरह घूमने जाता था तो भाभी का कान भर देता था कि देखना, आज है ना किशोर, मैं देखा था कुछ लड़के जो दारूबाज हैं उनके साथ घूम रहे थे, आज ज़रूर नशा करके आएंगे, देख लेना दीदी। अब जो मेरी भाभी थी, अब वो बात भी मान लेती थी। जब मैं घर लौट के आता था तो बड़ा अजीब नज़र से मुझे देखती थी। मुझे आश्चर्य होता था, मैं भाभी से पूछता था कि भाभी ऐसे मुझे क्यों घूर रही हो, क्या बात है। तब मुझे बुलाती थी, किशोर इधर आओ, तुम दारू पीने गए थे, तुम नशाबाजी कर रहे हो आजकल। मैं कहूँ ना, मेरा खून खोल गया था। मैं कभी नशे का आदत था ही नहीं मुझे, और ना मैं नशा करने गया था। मैं विफर पड़ा, किसने बताया आपको कि मैं नशा करने के लिए गया हूँ। तब वो देखती है अब उनके भाई की तरफ में। मैं समझ गया कि सब इसी का किया धरा है। अब मुझे बड़ी गुस्सा था। अब मैंने बहुत कुछ उसको सुना दिया। अपनी तरह मुझे समझ रहे हो, जो तुम काम करते हो ना, मुझे सब कुछ पता है। तुम दारू पीते हो, सूखा नशा करते हो, ये सब जो ताश खेलते हो, पैसा लगाते हो, जो मेरे मन में था सब कुछ बता दिया था। भाभी मुझ पर भड़क गई, मुझे कहने लगी, आप देखो किशोर, आप थोड़ा अपने जुबान को सीधा रखो, और देखो मेरा भाई ऐसा नहीं है जैसा आप इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तब मैं कहने लगा, भाभी आपको पता नहीं है, इसके बारे में जानकारी रखना है ना, तुम इसके साथ में जो लड़के घूमते हुए आते हैं उनसे पता कर लेना, आपको सब कुछ सच बता देंगे। लेकिन भाभी कहाँ विश्वास करने लगी थी। वो कहती थी कि नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे किशोर, आप झूठ बोल रहे हो। खैर मुझे क्या करना था। अब मुझे लगा कि बस एक आध दिन में भैया आ जाएंगे, अब फिर मैं अपने गांव चला जाऊंगा। मैं इस घर में रहना भी नहीं चाहता। जब यहाँ पर ऐसे माहौल हो तो कौन भला रहना चाहेगा भाई। मैं अपने गांव पर अपने मम्मी पापा के घर साथ में रहना मुझे अच्छा लगता था। मुझे खेत खलिहान में घूमना पसंद लगता था। मैं भला शहर में क्यों रहूँ। मुझे तो यहाँ का आबो हवा भी पसंद नहीं आ रही थी, और घर का वातावरण तो बड़ा विचित्र तरह का हो चुका था। मेरी बात तो कोई सुनने वाला था नहीं। जो भी बात सुनती थी भाभी अपने भाई की, उन्हीं से सलाह मशवरा करना, जो कुछ काम करना उन्हीं के सलाह पर। तो मेरा उस घर में कोई पूछ ही नहीं था, तो मैं भला उस लिए वहाँ पर किस लिए मैं रुकूँ। मन में तो आता था कि आज ही निकल चले। मुझे लगता था ना, एक बार भैया आ जाए, मुलाकात करके या फिर निकल जाऊँगा। कुछ पैसे की ज़रूरत थी, घर पर कुछ काम करवाना था, और मैं चाहता था कि भैया आ जाए तो पैसा दे दे तो मैं अपने घर चला जाऊँ, वो जो मेरा काम रुका पड़ा है उसको काम को करवा दूँ। लेकिन भैया लंबे सफ़र पर जाते थे ना, तो कई बार तो जल्दी भी आ जाते थे, कई बार आने में उनको देर भी हो जाती थी। पूरा 10 दिन बीत जाता है, मैं भैया का इंतज़ार करते रहता हूँ, लेकिन भैया का आता पता नहीं लगता है। लेकिन लगता है कि आज ही कल में आ जाएंगे आ जाएंगे। अब एक एक ही दिन करके 10 दिन मुझे वहाँ पर बीत चुका था। 10वें दिन की बात है, आज जब मैं सोया हुआ था, मैं ज़्यादातर छत के ऊपर ही सोता था। गर्मी का टाइम थी, और वो जो भैया के भाभी के भैया थे ना, वो तो पंखा चला करके, कूलर चला करके, जो भी अपना है कमरे के अंदर में सोते थे। मैं अब रहने वाला किसान का लड़का, गांव में रहने वाला, मुझे इनकी आदत भी नहीं थी। मैं तो खुले हवा में सोना पसंद करता था। लंबा चौड़ा छत था, साफ़ सुथरा था, तो मुझे कोई सोने में परेशानी नहीं थी। जब भाभी आकर के मुझे जगाती है इतनी सुबह सुबह, तो मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ, क्या बात है, कोई काम पड़ गया भाभी को। मैं आंखें मल के उठता हूँ, और तब भाभी छूटते कहती है, किशोर, वो अलमारी में रखे थे 10,000 रुपये किसी काम के लिए, वो है ही नहीं है। आपने लिया है ना, आपने लिया है ना। सच कहूँ ना, सारा शरीर मेरा सुन्न पड़ गया था।
भाभी जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाई थी ना, मेरा रोम रोम काँप गया था। मैं कहने लगा, भाभी आप कैसी बात कर रही हो? मैं अपने घर में चोरी करूँगा? आपका कहने का अर्थ यही है ना कि मैंने वो अलमारी से 10,000 रुपया निकाल लिया हूँ। तब भाभी कहती, हाँ आपने ही तो निकाले हैं, आपके अलावा कौन निकाल सकता है? आपने देखा भी था वो पैसा रखा हुआ, तो आपने तो ही लिया होगा। सच कहूँ ना, मेरा शरीर ऐसा हो गया था उस टाइम में कि मुझे बस रोना ही आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और भाभी मुझ पर भड़की थी। कहने लगी, देखिए मैं आपका भैया का आने का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं सब कुछ बताऊँगी। आप नशा भी करते हो और अब तो घर में चोरी भी करने लगे हो। सच कहूँ ना, मुझे उनकी बात जो बोल रही थी ना, सब कड़वे जहर की तरह मेरे कानों में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा कान फट जाएगा, मुझ पर जो इतने इल्ज़ाम लगा चुकी थी। मैं भाभी को समझाने की कोशिश करता था कि देखिए, ये सब जो आपने सुना है, या आपके भाई के मुंह से सुना है ना, सामने लाइए, मेरे सामने बात कराइए। लेकिन भाभी एक बार जो ठान लेती थी, वो पीछे नहीं हटती थी। आप कह रही थी कि देखो किशोर, अब तुम्हारा इसी में भलाई है, भैया को आने से पहले ये 10,000 रुपये दे दो। तुम्हें पता है ना, 10,000 रुपये किसी को देना था, देनदारी है। अगर हम टाइम पर नहीं देंगे तो भैया तो अब मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे पता है कि तुम ही पैसा चुराए हो, अब जल्दी से ला करके पैसा मुझे वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं भाभी को बहुत समझाने की कोशिश किया कि भाभी मैं चोर उचक्का नहीं हूँ और मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करता हूँ। ये काम आपका भाई ने किया होगा, वो सारा नशा पानी करता है, ताश खेलता है, पैसा लगाता है। अब वो पैसा लगा के हार गया होगा, उसको लगा होगा कि मैं पैसा जीत जाऊंगा, अलमारी में पैसा रख दूंगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन जब पैसा हार गया है तो पैसा कहाँ से लाएगा? आप मेरे ऊपर में झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा रही हो। ये आपके भाई ने कहा ना कि मैं पैसा चुराया हूँ, लेकिन भाभी सुनने के मूड में नहीं थी। पूरा दिन मैं रोता रहा था उस घर में। मुझे अपने भैया की बहुत याद आ रही थी कि आज आ जाएं तो कितना बढ़िया होगा, कितना बढ़िया होगा, मैं उनको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन भाभी जो थी ना, बस एक ही रट लगा रही थी, देखो किशोर मुझे पैसा चाहिए, 10,000 रुपये, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से लेके आओगे, वो देनदारी है, किसी को देना है, और मैं पैसा जब तक उसको दूंगी नहीं मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अब भैया को मैं क्या कहूँगी, तुम्हारे भैया को क्या जवाब दूंगी? मुझे लग गया कि भाभी तो अब मानने वाली नहीं है, लेकिन मैं करूं क्या? मैं कहाँ से पैसा लेकर दूं? अब मैं गांव में थोड़ी था कि मैं किसी से कर्जा वगैरह मांग लूँगा और मुझे कोई दे देगा। ये तो शहर है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंधेरा हो चुका था, घर में क्लेश भरा हुआ था। भाभी एकदम मुंह फुलाए बैठी हुई थी। जब मैं उनके सामने जाता कि भाभी मैंने ऐसा नहीं किया, तो गुस्सा हो जाती और वो कहती कि देखो मुझे अपने पैसे की जरूरत है, वो पैसा मुझे ला के दे दो और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। अब मैं उस घर से निकल चुका था। मुझे नहीं लगा कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन उस घर में उस टाइम मैं बिल्कुल रहना चाहता नहीं था। मुझे एकांत की जरूरत थी। अब मन बहुत ही व्यग्र था। मैं घूमते घूमते उस घर से बहुत दूर एक एकांत जगह में पहुंच जाता हूं। आगे जाता हूं तो वहां पर खेतीबाड़ी का काम शुरू था और खेतीबाड़ी अब मुझे देख करके बड़ा सुकून मिलता था। मैं एक ऐसे खेत के पास पहुंच जाता हूं, वहां पर एक झोपड़ी था, किसान थे। अब मैं उनसे जा कर के बातचीत करता हूं। मैं अपने मन को गुस्सा शांत करने की कोशिश करता हूं और मैं पूछने लगता हूं कि क्या क्या फसल उगाते हो, कैसे उगाते हो। उनसे मैं एक तरह से टिप ले रहा था अपने खेती करने के लिए। वो मुझसे अब देख करके थोड़ा प्रभावित हुए। तुम कहाँ के रहने वाले बेटा? मैं सब कुछ अपने बारे में बताता हूँ, लेकिन ये नहीं बताता हूँ कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, मैं घर छोड़ करके क्यों आया हूँ, ये बात मैं उनसे नहीं बताता हूँ। अंधेरा हो गई थी और हम बहुत देर तक बैठे बातचीत करते रहे। बीच में कुछ अपने घर से लेके आए थे नाश्ता पानी, वो मुझे ज़बरदस्ती दिया कि खाओ भाई, तुम भी खा लो, मैं भी खा रहा हूँ। मिल बांट के हम दोनों खाते हैं। आज जब अंधेरा हो जाता है तब कहते हैं अरे बेटा जाओ अपना घर लौट जाओ। अब देखो अंधेरा हो गया है, अंधेरा होने के बाद यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। ये जगह बड़ा अजीब तरह की है, खतरनाक जगह है।
लोग बाग कहते हैं कि यहाँ पर चुड़ैल, भूत प्रेत, आत्माएं भटकती रहती है। मैं इन चीज़ों पर यकीन करता ही नहीं था, ना विश्वास करता था, तो मैं हंस पड़ा। मेरे हंसी सुन करके कहने लगे, बात क्या है बेटा, तुम तो मजाक उड़ा रहे हो उनकी। तब मैं कहने लगा कि भाई साहब क्या बताऊं, मैं भी गांव का हूं, बताया ना आपको। हमारे गांव में भी ऐसी ऐसी जगह है जो लोग बाग कहते हैं कि वहाँ पर अंधेरा होते ही भूत प्रेत आ जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक उस जगह पर कोई भूत प्रेत को देखा नहीं है। अरे भूत प्रेत होते ही नहीं है, अगर होते तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिए आज तक। आप जाओ, मैं कुछ देर तक बैठूंगा, जब मेरा मन शांत हो जाएगा तब मैं चला जाऊंगा। उनको लगा कि मेरे बीच में कुछ चल रहा है, मेरे मन में चल रहा है, तो वो भी कुछ देर के लिए बैठ गए। मुझसे कहने लगे, अरे भाई मेरी बात मानो, आप चले जाओ। लेकिन मैं उनको समझा दिया कि देखिए अब तो जाके घर पर मुझे सोना ही है, कुछ दिन मैं यहाँ बैठूंगा और मुझे सुकून मिलेगा, जैसे अपने खेतों में बैठा हुआ हूँ ऐसा ही मुझे लग रहा है। आप चले जाइए, मैं भूत प्रेत से बिल्कुल नहीं डरता हूँ। लेकिन वो जाते जाते मुझे कई बार बता गए, ज़्यादा देर मत बैठना यहाँ पर, ज़्यादा देर मत बैठना, चले जाना अपना घर, चले जाना। अब मैं कहता हूँ हाँ मैं चला जाऊँगा, तब वो चले जाते हैं। शायद उनको मन में डाउट था कि मैं ज़्यादा देर यहाँ बैठूँगा, और उनको लग रहा था कि वास्तव में भूत प्रेत होते हैं, उस जगह पर मंडरा रहे होते हैं, अंधेरा होते ही भूत प्रेत यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए वो किसान डर रहे थे। लेकिन मैं आज तक डरा नहीं था, ना भूत प्रेत को मैं देखा था। मैं तो अपने दुख में था। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे जाऊं उस घर में, कैसे जाऊं। फिर भाभी मुझे देख करके भड़क जाएगी और कहेगी कि कहीं से पैसा लेके आओ, कहीं से पैसा लेके आओ। मुझे पैसे से मतलब है, कहाँ से लाए हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं मन ही मन सोचने लगा कि काश मुझे 10,000 रुपये मिल जाता, मैं भाभी को दे करके और अपने गांव लौट जाता, और इसके बाद मैं इस घर में कभी भी नहीं आता। अगर भैया पूछते तो मैं सब कुछ बता देता। यही मन में मैंने सोच रखा था। मैं रो रहा था, आंखों से आंसू निकल रहा था। जब तक किसान बैठे हुए थे तब तक तो मैं चैन से था और मैं उनसे बातचीत कर रहा था, तो समय का पता ही नहीं चला। लेकिन जाने के बाद मैं फिर उसी ख्यालों में खो गया कि मैं घर जाऊंगा, फिर भाभी मुझसे पैसा मांगेगी, मुझे नहीं पता कहाँ से पैसा लाओगे, मुझे तो पैसे की ज़रूरत है। यही सब सोच करके मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा। मुझे लगता है कि भैया होते तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन भैया कब आएंगे, आज हो सकता है रात में आ जाए, हो सकता है कल सुबह में आ जाए। अब ट्रक वाले तो ऐसे ही होते हैं। मैं अपने भैया को सब कुछ बताना चाहता था। भैया मेरी बात पर यकीन किया करते थे, उनको लगता था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन भाभी मेरे किसी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। उनका भाई तो जैसे बिल्कुल साफ सुथरा था, गलत इंसान तो मैं था। मैं दारू भी पीता था और मैं ताश भी खेलता था, और मैंने ही वो 10,000 रुपये उनके अलमारी से चुराए थे। वो तो मुझ पर इल्ज़ाम थोप दिया था। मैं अपने सर पर इल्ज़ाम जैसे ही आता है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। अब किसान को जाने के बाद अंधेरा भी होने लगता है, अब मेरी अंतरात्मा कराने लगती है। आज तक मुझे कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये अपनी भाभी होकर के अब मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ से पैसा ले आऊं, कैसे मैं भाभी को पैसे जाके दूं, और तब उनका गुस्सा शांत होगा। यही सोच विचार करते करते समय बढ़ता जा रहा था। एक बार तो हिम्मत भी किया कि चलो अब ज़्यादा रात हो गई है, अब घर पर चल करके आराम से छत पर चला जाऊंगा, सो जाऊंगा। लेकिन सीढ़ी तो उनके घर के पास से ही शुरू होती थी ऊपर जाने के लिए। जैसे घर में प्रवेश करूंगा और वो जान जाएगी, जैसे मुझे देखेगी वो फिर पैसा मांगना शुरू कर देगी। मैं कहाँ से लेके आऊँगा, क्या जवाब दूंगा, यही सब चीज़ मुझे बहुत ही परेशान कर रही थी। रात के 10 बज गया था, पूरा एरिया शांत हो गया था। वो जो खेत था जहाँ झोपड़ी में वहाँ बैठा हुआ था, अब वहाँ पर आसपास में कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। अब वहाँ के लोगों को मानना था कि ये जगह है ना, अंधेरा होते ही भूताह हो जाता है, यहाँ पर भूत प्रेत घूमने लगते हैं। लेकिन रात को 10 बज चुका था, मुझे तो कोई भी भूत प्रेत उस जगह पर नज़र नहीं आया। मुझे लगा ये लोग डरते हैं, भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, डरते हैं। लेकिन मैं गांव में रहने वाला था, मुझे भूत प्रेत कभी दिखाई नहीं दिए, तो मैं कभी यकीन भी नहीं करता था। 10 बजने के बाद मैं 2 बार हिम्मत किया
कि चलो अब चलते हैं। भूख भी लग रही थी और मैं 2 बार उठा, लेकिन हिम्मत फिर जवाब दे जाती है। मैं कहता हूँ कि फिर जाऊँगा, घर में चिक होगा, भाभी फिर क्लेश करेगी और कहेगी कि पैसा लाए हो। मैं कहाँ से पैसा दूंगा? मुझे लगा कि ना, मैं घर जाऊंगा नहीं, चाहे मुझे भूखे प्यासे। अब पानी तो थी वहाँ पर व्यवस्था, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ पर जिस जगह पर बैठा हुआ था और वहाँ पर मैं पसर जाता हूँ, मतलब अपने पैर फैला करके आराम से लेटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद भी तो नहीं आ रही थी। खाली पेट नींद भी तो नहीं आती है। जब तक मेरा पेट भरा ना हो ना, तो मुझे नींद नहीं आती थी। ऐसा ही मेरे को आदत लगी थी। मैं बेशक 2 रोटी खा लूँ, पानी पी लूँ और इसके बाद मुझे बहुत बढ़िया नींद आती थी। लेकिन उस रात मैं बहुत ही परेशानी में, संकट में अपने आप को एक तरह से पड़ा देख रहा था। आखिरकार जब रात को करीब 11 के आसपास का टाइम हो जाता है ना, तब पगडंडी पर एक बूढ़ी औरत आती हुई दिखाई देती है। बूढ़ी औरत को देखता हूँ, हाथ में एक छड़ी है और एक थैला है। मुझे लगा कि कहीं से बस उससे उतर के आ रही हो, गांव की तरफ जा रही होगी, अपने घर की तरफ जा रही होगी। ऐसा ही तो हो सकता है। आसमान में चांद निकला हुआ था और तब मैं उनको देख पाया। बूढ़ी औरत थी, अब उम्र होगा करीब 60-65 साल के आसपास में। सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद हुए पड़े थे और थोड़ा झुक के भी चल रही थी। जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं भी थोड़ा उठ के बैठ जाता हूँ कि भाई, यहाँ के आसपास के लोग तो रात में दिखाई नहीं देते हैं, ये बूढ़ी औरत कहाँ से आ रही है। मैं कुछ बोलने वाला नहीं था, बस मैं उठ करके बैठ करके उनको देखने लगा था। वो जो पगडंडी थी ना, मेरे पास से गुजरती थी और जब वो हमारे पास में आ जाती हैं, मैं तो आराम से उनको देख रहा था और वो ठिठक जाती है, रुक जाती है। रुकने के बाद मेरी तरफ देखती हैं और तब कहती है, बेटा आपके पास पानी है, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई है। वहाँ पर पानी का सब व्यवस्था था। तो मैं कहता हूँ, अम्मा पानी है, मैं आपको पानी देता हूँ, आ जाइए, आराम से बैठिए और पानी पी लीजिए। मैं मटके से पानी निकाल देता हूँ लोटा में और बड़े आदर से अम्मा को देता हूँ। अम्मा पानी पीती है, तब मैं देखता हूँ उनके हाथ काँप रहे थे, पानी छलक रहा था। शायद उम्र का तकाजा था, अब हाथ पैर में इतने ताकत नहीं होंगे। तब मैं लोटा पकड़ लेता हूँ कि अम्मा आराम से पीजिए, मैं आपको पानी पिला देता हूँ। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा देती है और फिर धीरे धीरे पानी पीती हैं और जब उनका प्यास बुझ जाती है तब लोटा हटा देती है। मेरी तरफ देख के मुस्कुराती है और कहती हैं कि बेटा बहुत तुम प्यारे हो, बड़ों को इज्जत करना जानते हो। आज तक किसी ने मेरे घर में ऐसा कोई कुछ भी नहीं किया है। मैं जो पानी पीती हूँ तो हाथ मेरा कांपता रहता है, खाना खाती हूँ तो मेरा हाथ कांपता रहता है, लेकिन किसी ने मेरा मदद नहीं किया है, ना खाना खिलाने में ना पानी पिलाने में। वो मुझ पर खुश हो जाती है। अब मैं कहता हूँ कि अम्मा आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हो, कहाँ जाना है? तब कहती है, बेटा बूढ़ी आदमी हूँ, भटकती रहती हूँ। मैं कहता हूँ, आपके परिवार में कोई नहीं है क्या? तब कहती है कि हाँ है ना, परिवार में है, लेकिन वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। मैं उनकी बात सुन करके, एक तो मैं दुख में था और ऊपर से उनके दुख भरी कहानी सुन करके मैं अपना दुख भूल जाता हूँ। मैं उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करने लगता हूँ। अम्मा ऐसा कैसे हो सकता है, इस उम्र में कोई अपने परिवार से आपको अलग करेगा? तब कहती है, बेटा आपकी तरह सोच रखने वाला मेरे घर में कोई नहीं है। बोलते बोलते रो पड़ती है, उनकी आंखों से आंसू झलकता है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मैं उनके आंसू को पोंछता हूँ और कहता हूँ, अम्मा आप शांत हो जाओ, और क्या हुआ आपके साथ में, क्यों आप इतना तकलीफ में हो? आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके बाल बच्चों को समझाते नहीं हैं? तब कहती हैं, बेटा अब मेरी एक बेटी है, वही सब कुछ है, सब कुछ मालिक वही है, और मेरे परिवार में कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को गुजरे काफ़ी साल हो चुके हैं। अब ले दे के मेरी एक ही बेटी है, एक बेटी का मैंने शादी कर दिया है और यही बेटी है जो घर का सर्वोसर्वा है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती है। वो उसका कुछ ऐसा चाल चलन था कि मैंने उसको रोकना शुरू किया तो मैं उसकी नज़र में खटकने लगी। मैं उसको अच्छाई की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन उसको लगता है कि माँ बूढ़ी हो गई, इसको क्या समझ है। वो मेरे फैसले पर नाराज़ होती थी
फिर मुझे उसने बोल दिया कि तुम इस घर से निकल जाओ। इसके बाद मैं इधर उधर भटकती रहती हूँ। उनकी दुख भरी कहानी सुन करके मैं बहुत ही हैरान हो गया था। मैं कहने लगा, अम्मा यहाँ से कितनी दूरी पर आपका घर है? तब उंगली का इशारा देख करके बताती है, देखो बेटा, वो जो रोशनी जल रही है ना, वहीं पर मेरा घर है, बस सटा हुआ कुछ ही दूरी पर। मैं हिम्मत जुटाता हूँ और कहता हूँ, अम्मा आप चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं आपकी बेटी को ज़रूर समझाऊंगा और वो मेरी बात को मान जाएंगी। बूढ़ी जो है आशीर्वाद देती है, कहती है, बेटा मैं आपको उस घर पर लेके जाऊंगा ना, तो मैं भी बेइज्जत होंगी और आप भी बेइज्जत हो जाओगे बेटा। ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ, मेरी बेटी ऐसी ही है, किसी का कहना नहीं मानती है। मैं कई बार जाती हूँ, मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो समझती ही नहीं है। ये जो बात थी ना, मेरे दिल में दिमाग में बस गई थी। कैसे अपने माँ बाप को कोई इस तरह से कर सकता है? बूढ़ी माँ को अपने घर से कैसे निकाल सकता है? ऐसा कैसे लोग कर लेते हैं? मैं इस बात से बहुत ही दुखी था। मैं जोर दे के कहने लगा कि अम्मा मेरी बात तो मान लो एक बार। मैं कहता हूँ ना, चलो ना। तब वो मना कर देती कि नहीं बेटा, बैठो आप। मैं अब शांत बैठ जाता हूँ। तब वो कहती है मेरी तरफ, बेटा मैं आपको यहाँ पर पहली बार देखी हूँ। मैं कहने लगा जो भी सच था कि देखिए मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं अपनी दुख भरी कहानी उस अम्मा को सुनाने लगता हूँ। मेरी कहानी सुन करके भी वो भी उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। तब कहती है, तुम्हारी भाभी कैसे ही है जो तुम्हारी बात को ना मान करके और अपने भाई को मान रही है? ये तो घर बिगाड़ने वाली बात है। हमारी बेटी में और तुम्हारी भाभी में लगता है कोई विशेष ज़्यादा फर्क नहीं है। तब मैं कहता हूँ कि देखिए मैंने आपको बेटी को नहीं देखा कि कैसी है, लेकिन मेरी भाभी पहले ऐसे नहीं थी, अब हो गई है। जब से उनका भाई इस घर में आने जाने लगा है ना, तब से उनका रवैया बदल चुका है। पहले भी मैं कई बार इस घर पर आया हूँ और उनका रवैया बहुत ही अच्छा था, मिलनसार थी, लेकिन सब कुछ बदला उनके भाई के आने की वजह से। उनका भाई हर एक तरह का नशा करता है, ताश खेलता है, पैसा लगाता है। मुझे तो लगता है कि वही अलमारी से पैसा लेके गया है 10,000 और वो हार चुका है। उसको लगा था कि मैं जीत जाऊंगा, डबल कर लूँगा और वो 10,000 रुपया रख देंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन एक बार जब पैसा हाथ से निकल गया, तब कहाँ लौट के आना है। अब वो शायद इल्ज़ाम मेरी तरफ मोड़ दिया था, अपनी बहन को अब मेरे बारे में भड़का दिया था। पहले भी भड़काता रहता था और आज कुछ ज़्यादा ही भड़का दिया। मैं भी बोलते बोलते मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा। अब मैं कहने लगा, अम्मा अब मैं कहाँ से लेके आऊँ पैसा? 10,000 रुपया मैं कहाँ से लेके आऊँ? अब भाभी का कहना है कि जब तक 10,000 रुपये नहीं लाओगे मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ये दिनदारी है, आपके भैया ने दे गया था कि फलानी तारीख को उस आदमी को दे देना। अब बताओ, आपकी भैया की बेइज्जती होगी, अब मेरी होगी तो अलग होगी। भैया मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं उस दुख में, उस दर्द में गुजर रहा था। अचानक बूढ़ी औरत अपने थैले में हाथ डालती है और कहती है, बेटा तुमने कितना बताया था? 10,000। अपने थैले में से 10,000 रुपये निकालती है गड्डी और मेरे हाथों में पकड़ा देती है। कहती है, बेटा ये काम करो, अभी तुम जाओ अपने घर पर, ये पैसा अपने भाभी को दे देना और तुम अपना आराम से घर पर रहना। मैं उस बूढ़ी अम्मा को देखने लगता हूँ कि अभी तो कुछ ही देर हुआ जान पहचान का, मैंने तो पानी पिलाया था और ये मुझ पर इतना इतबार कैसे करने लगी? अब तो ना जाने कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा किया होगा बुढ़ापे के लिए। अब मैं इनका पैसा लूँ क्यों? मैं पैसा लौटाने लगता हूँ और तब बूढ़ी अम्मा कहती है, अगर तुम मेरे बेटे होते तो क्या ये पैसा मुझे लौटाते? बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी। मेरे आंखों से आंसू टपकने लगा था कि देखो एक बूढ़ी अम्मा है जो मैं इनको अच्छी तरह से जानता भी नहीं हूँ, मुझ पर कितना विश्वास कर रही हैं। हाँ, एक मेरी भाभी है जो मैं इतना समझा रहा हूँ कि भाभी मैंने पैसा नहीं चुराया, वो मुझ पर यकीन नहीं कर रही है। आखिरकार बूढ़ी अम्मा की बात से मैं अपने आप को अलग नहीं कर पाया। वो मुझे अब इस तरह से अब समझा बुझा दिया कि मैं उनकी बात को बिल्कुल मान ही गया था। तब मैं उनसे पूछता हूँ कि अम्मा मैं तो दूर का रहने वाला हूँ, अगर मैं ये पैसा आपको ना लौटाऊँ तो आपको बुरा नहीं लगेगा? तब हंसने लगती है। कहती है, मुझे उम्मीद है बेटा मेरा पैसा तुम ज़रूर लौटा दोगे, मेरा दिल कह रहा है।
आप जाओ तुम अपने घर पर, अपने भाभी को पैसा दे दो और आराम से रहो। जब तुम्हारे पास में पैसा आ जाए ना, तो मुझे इसी जगह पर आके मिलना। मैं कहीं ना कहीं से भटकती हुई रास्ता यही है, अब मैं आ ही जाऊंगी, तब मुझे पैसा तुम लौटा देना। वाकई में मैं उस बूढ़ी अम्मा को देखते रह गया था कि आखिर ये चीज़ क्या है। इतना भले लोग और उनकी बेटी कैसी, जो उनको घर में टिकने नहीं देती है। अब मैं उनका इशारा समझ भी गया था। बेटी का किसी शायद प्रेम संबंध चल रहा था, और माँ जो थी बूढ़ी अम्मा, अब रोकना चाहती थी, ठोकना चाहती थी कि बेटा ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। समाज में इसको बुराई की नज़र से देखते हैं। लेकिन लड़की जवान थी और अपनी अकड़ में थी, उसको लग रहा था कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ वही सही है। आखिरकार जब बूढ़ी अम्मा मुझसे इतना प्रेशर कर देती कि बेटा जाओ, और जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तब मुझे लौटा देना, इसी जगह पर आना, मैं यहीं पर तुम्हें रात को मिल जाऊंगी, कहीं से भटकते हुए मैं ज़रूर आ जाऊंगी। मैं अब बूढ़ी अम्मा को वहाँ पर छोड़ करके जाने लगता हूँ। तभी मुझे ध्यान आता है, अरे बूढ़ी अम्मा तो यहाँ रहेगी, यहाँ तो भूत प्रेत रहा करते हैं। मैं तो भूत प्रेत को नहीं मानता, लेकिन ये तो मानती होंगी। तब मैं बूढ़ी अम्मा से कहता हूँ, अम्मा मैं तो सुना हूँ कि यहाँ पर भूत प्रेत ज़्यादा अब मंडराते रहते हैं, आप भूत प्रेत को मानती हो ना? तब कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ भूत प्रेत को। तब मैं कहता हूँ कि अम्मा चलो मैं आपको बेटी घर पर छोड़ देता हूँ। अम्मा पहले तो नाकुर नुकुर करती रही, लेकिन मुझे लगा कि अब अपना जिद छोड़ रही हैं। अब फिर वो तैयार भी हो गई। मुझे बड़ा खुशी हुई थी। मैं अब उनको लेकर चल पड़ता हूँ। अब मैं जब उस घर के पास पहुँचता हूँ जहाँ पर मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी, तब मैं अम्मा से पूछता हूँ कि आपका घर कहाँ पर है, आप कौन से घर में रहती हो? तब एक अंधेरे वाला घर का तरफ इशारा करती है, ये है मेरा बेटा घर, ये वाला घर है। मैं कहता हूँ कि आपके घर में अंधेरा क्यों है? तब वो कहती है कि बेटी है, अब कोई घर में तो है नहीं, सो गई होगी, अब रोशनी बंद कर दिया होगा, अब जाओ बेटा मैं अपने घर पर आ गई हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं अम्मा, पहले आप अपने घर में जाओ। बेशक मैं आपके घर में रात में नहीं जाऊँगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, मैं कभी दिन में आऊँगा आपके पास में, आपको बेटी को समझाने की कोशिश करूँगा। तब वो मान गई थी। जाती है और उस दरवाजे पर दस्तक देती है, ठक 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 ठक। कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा के पीछे कौन है, किसने खोला था, मुझे नज़र नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। तब बूढ़ी अम्मा अंदर चली जाती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसकी आवाज़ ही मुझे सुनाई देती है। तब मेरे दिल में थोड़ा सुकून आता है कि चलो आज मैं बूढ़ी अम्मा को घर तक पहुँचा दिया, अपने घर में आराम से सोएंगी। नहीं तो खेतों में यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा थे, तरह तरह का तकलीफ, और ऊपर से वो भूतों का चक्कर था। मैं तो भूत प्रेत को मानता नहीं था, लेकिन मैं अब बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचता था। मुझे बड़ा सुकून मिला था जब वो घर में चली गई थी ना, तो मैंने उनका घर भी देख लिया था, और मैं फिर अपने घर की तरफ लौटने लगता हूँ। मन में दुखी था, ये नहीं था कि पैसा आने के बाद मैं खुश हो चुका था। मन गम से भरा हुआ था। मुझ पर ये इतना तगड़ा इल्ज़ाम भाभी ने लगाया था, मैं उस इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं चलते चलते मैं सब कुछ सोच रहा था। आखिरकार मैं अपने दरवाजे पर पहुंचता हूं तो देखता हूं दरवाज़ा बंद हो चुका है, रात भी काफ़ी हो चुकी थी। दरवाज़ा पीटता हूं, तब भाभी का भैया आके दरवाज़ा खोलते हैं। पहले तो पूछते हैं कौन है बाहर में, डरते भी थे वो भूत प्रेत से, चोर चौकारी से। तब मैं अपना नाम लेता हूँ, तब जाकर दरवाज़ा खुलते हैं। आज छूटते ही कहते हैं आज कितना पी के आए हो? दिल तो किया कि कस करके उनके गाल पर अपना हाथ रख दूं, लेकिन भाई रिश्तेदार थे, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। गुस्सा को तो अपना पी जाता हूँ, और तभी भाभी का आवाज़ सुनाई पड़ता है। वो रिश्तेदार का नाम लेके बोलती हैं कौन है घर पर, तुम्हारे भैया आ गए हैं क्या? तब मैं आवाज़ को जवाब देता हूँ कि भैया नहीं, मैं आया हूँ भाभी। भाभी कहती है कि पैसे के इंतजाम करके लाए हो ना? मैं कहता हूँ हाँ, पैसा आ चुका है। आखिरकार मैं भाभी के पास जाता हूँ, अपने जेब से वो गड्ढे निकालता हूँ 10,000 का, अब भाभी को पकड़ा देता हूँ। भाभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं पैसा लेके आ चुका हूँ। तब कहती है गांव गए थे क्या, गांव से लौट के आ रहे थे क्या, तभी इतना लेट हुआ? अब मैं कुछ जवाब नहीं दिया। पैसा मैं उनको दे चुका था,
ना तो उन्होंने मुझे पानी के लिए पूछा ना खाने के लिए पूछा। अब मैं अपना सीधा सीढ़ियों से चलता हुआ छत के ऊपर आ चुका था, जहाँ मैं सोया करता था। अब वहाँ पर चटाई रहती थी, चटाई को बिछाता हूँ साफ सूफ करके, और मैं अपने बारे में सोचते हुए सो जाता हूँ। आंखें बंद हो जाती है लेकिन नींद नहीं आती है। मैं आंखें खोल देता हूँ, अपने बारे में सोचने लगता हूँ कि देखो आज भाभी ने मेरे ऊपर में कितना अब गंदा इल्ज़ाम लगा दिया है। अगर वो बुढ़िया मैं मुझे पैसे नहीं देती, ना जाने भैया को क्या क्या शिकायत करती। मैं तो बूढ़ी अम्मा को मन ही मन उनको धन्यवाद दे रहा था। आखिरकार सुबह होता है। अब मैं जब देखता हूँ कि बस दरवाजे पर ट्रक आके खड़ी हुई है, और ट्रक देखते ही मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब पता लग चुका था कि भैया सुबह सुबह आ चुके हैं। भैया की आवाज़ भाभी कमरे से आ रही थी। आज जब मैं उनकी आवाज़ को सुनता हूँ तो भैया भैया करके मैं भी चला जाता हूँ। भैया मुझे देख के खुश होते हैं और कहते हैं कितने दिन से आया हूँ वहाँ पर। मैं सब कुछ बताता हूँ। मेरा तो मन कर रहा था कि सब कुछ कहानी बता दूँ अपनी भैया को, लेकिन जैसे मुझे कोई रोक रहा था। ऐसा लग रहा था कि नहीं, जब वक्त आएगा ना इस बात को मैं खुलासा ज़रूर करूँगा, अभी ये सही वक्त नहीं है। आखिरकार जब भैया मिल जाते हैं, बातचीत हो जाता है, और फिर मैं भैया कहता हूँ कि भैया मैं तो आज गांव निकलूँगा, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। और तब वो मुझे पैसे देते हैं, कहते हैं संभाल कर ले जाना। मैं वहाँ से निकल लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब मैं खुली हवा में सांस ले रहा हूँ। इतना मुझे अच्छा लगता है। उस घर का वातावरण बिल्कुल दूषित हो चुका था। जहाँ पर झूठ, हमेशा फरेब, झूठ साँच उस घर में चल रहा है, वहाँ पर आबो हवा तो ऐसा ही होगा ना। मुझे उस घर में तो सही से सांस लेने में कठिनाई होती थी। और इसके बाद जब मैं उस घर से निकलता हूँ तब मैं आज़ादी महसूस करता हूँ। मैं अपने गांव लौट आता हूँ, लेकिन ये बात ना अपने माँ बाप को, ना किसी दोस्त को, ना अपने परिवार में किसी सदस्य को बताता हूँ। भाई अपने घर की बदनामी होगी, भाभी की बदनामी होगी, और किसका होगा? मेरा होगा और मेरी भाभी का होगा। अब ये बदनामी मैं बाहर में क्यों उछालूं भाई? यही सब सोच साच करके मैं बिल्कुल शांत हो गया। मुझे लगा कि जब पैसे का इंतजाम हो जाएगा तब मैं उस बूढ़ी अम्मा को जा करके दे आऊँगा। अब तो मैंने घर भी देख रखा था। आखिरकार वो मौका आता है। आज जब अब खेतों का काम शुरू हो जाता है, मैं ट्रैक्टर चलाता था। आज जब मेरे पास में 10,000 रुपये इकट्ठा हो जाते हैं, आज तब मैं प्लान बना लेता हूँ कि मैं शनिवार की रात को वहाँ से निकल लूँगा और मैं सुबह में पहुँच जाऊँगा सारा काम करके, क्योंकि कुछ खेती का काम करना था, ट्रैक्टर चलाना था, जिसके लिए मैं पैसा भी ले चुका था। अब रात को मैं कम से कम 2:30 बजे तक ट्रैक्टर चलाता रहा। और जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है तब मैं घर लौटता हूँ और कुछ देर आराम करता हूँ। तब तक 3 साढ़े 3 का वक्त हो चुका था। मैं माँ को पहले ही बता चुका था, तो माँ कहती कि अब कब जाएगा, कब लौटेगा, अब इसके बाद तू आज रुक जा और 1-2 दिन के बाद चला जाना। लेकिन मैं माँ को शांत कर देता हूँ कि नहीं माँ, मैं आज ही निकलूँगा और रात तक लौट आऊँगा, कोई ज़रूरी काम से जा रहा हूँ शहर में। इसके बाद सुबह की 4 बजे की बस पकड़ करके अब मैं शहर की तरफ निकल लेता हूँ। आज जो मेरी नींद थी उसी बस में पूरा हो जाती है। जब मुझे कंडक्टर आवाज़ देता है कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा ठिकाना आ चुका है, स्टैंड आ चुका है, और तब मैं जागता हुआ, दौड़ता हुआ और फिर मैं बस से उतर जाता हूँ। मैं उसी स्थान पर अब देखता हूँ कि पहले भाभी के घर पे चला जाए या फिर बूढ़ी अम्मा के घर पर। मुझे लगा कि चलो पहले भाभी के घर चलते हैं। मैं जब भाभी घर पर जाता हूँ तो वो रिश्तेदार थे नहीं, वो अपने गांव चले गए थे। मुझे देख करके थोड़ा अब अच्छा लगा था कि चलो माहौल खराब करने वाला बंदा अब यहाँ से चला गया है। लेकिन जब भाभी के पास जाता हूँ, भैया तो अपने काम पर चले गए थे, अब उनके बाल बच्चे थे जिसमें वह उलझी हुई थी। मुझे देख करके उनके चेहरे पर जरा भी स्माइल नहीं आई थी। मुझे झटका जरूर लगा था कि अभी तक मुझसे मुंह फुलाए हुए बैठी हुई, जबकि मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके उनको दे दिया था पैसा। मैं वहाँ जाता हूँ, भाभी को प्रणाम करता हूँ, लेकिन भाभी अनमने भाव से प्रणाम का जवाब प्रणाम दे देती हैं। कहती है मैं ज़रा अपने बच्चे को देख रेख करी हूँ, आप किचन में जाकर के पानी निकाल कर पी लो। ये पहली बार मेरे साथ में ऐसा हो रहा था। मैं समझ रहा था, मैं भाभी को अब इतना नज़दीक से जानता था, भाभी पहले ऐसे कभी नहीं थी। घर में सब परिवार का आदर, ये
एक नज़र से, एक भाव से करती थी। लेकिन आज उनका जो मिजाज था अलग तरह का मुझे दिख रहा था। मुझे लग रहा था कि उनके भाई तो चला गया है, लेकिन अपना संस्कार मेरे भाभी को देके गया है। खैर कुछ समय तो मैं वहाँ बिताता हूँ, भैया के बारे में पूछता हूँ, आज तब कहते हैं भैया शाम को आएंगे। वो बोल के गए हैं 5-6 बजे तक उनकी गाड़ी आ जाएगी। मैं खुश हो जाता हूँ, चलो 5-6 बजे के बाद मैं एक बार आ जाऊँगा, भैया से मिल करके अब फिर मैं निकल जाऊँगा। इसके बाद मुझे समय भी पास करना था, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, इधर उधर सारा दिन निकाल देता हूँ। भूख लगती है तो होटल में जाके खाना खाता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं करती कि मैं भाभी के घर में जाऊँ। आखिरकार जब अंधेरा हो जाता है, करीब 6 बज जाता है, तो मुझे लगा कि चलो पहले चलते हैं खेत में और वहाँ पर बूढ़ी अम्मा का पैसा वापस कर देंगे। लेकिन लगता है कि नहीं, पहले भैया आ गए होंगे। आज जब मैं घर में लौटता हूँ तो देखता हूँ ट्रक दरवाजे पर खड़ा है, भैया आ चुके हैं। मैं खुश हो जाता हूँ। मुझे देख के कहते हैं, अरे तेरी भाभी बता रही थी कि तू आ गया था, तो कहाँ गया था? मैं बता दिया कि आप थे नहीं, कोई नहीं था, तो मैं थोड़ा घूमने फिरने के लिए निकल गया था। भैया कुछ नहीं बोल पाए। खाना पीना खा लिया? तब मैंने कहा हाँ मैं होटल में ही खा लिया था। घर में क्यों नहीं खा के गया? मैं भाभी की तरफ देखने लगा। भैया को पहली बार अब शक हुआ। तब वो सीधा छोड़ते ही भाभी से पूछने लगे, हाँ जी, मेरे भाई को आपने खाने का भी नहीं पूछा? भाभी रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। अब तो इनके भाई साहब भी चले गए हैं, तो क्या अपने सर का भूत इनके सर पर डाल के चले गए हैं? ऐसा भी माहौल अभी भी है। क्यों रो रही है? अब क्या तकलीफ है? अब कौन सा सामान चोरी हो गया है? जब रो रही थी तो मेरा दिल धड़क रहा था। ना जाने अब मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाएगी, ऐसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। भैया बार बार पूछ रहे थे कि तू मेरे बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है, मेरे भाई को तूने भोजन क्यों नहीं दिया। अब भाभी के पास में कोई जवाब नहीं था, बस एक ही जवाब था, आंखों से आंसू निकल रहा था। जब बार बार भैया पूछ रहे थे, भाभी जवाब नहीं दी, तो भैया गुस्सा हो गए थे कड़कती आवाज़ में। और जब भाभी को डांटने लगे तो भाभी उनके पैर पर गिर जाती है, हाथ जोड़ करके कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसके बाद वो मेरी तरफ हाथ जोड़ती है और कहती है, आप भी भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने बहुत मुझे बताया कि मैंने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मैं आप पर यकीन नहीं किया। मैं आपको तो चोर समझ रही थी। आज जब भैया कहानी सुनते हैं ना तो एकदम और गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं, क्या हुआ, तुम लोग बताओ, बताते क्यों नहीं हो, बताते क्यों नहीं? मेरा हिम्मत अब टूट चुका था। मुझे लगा कि भाभी ये अपने आप क्या बोल रही हैं, क्या अब बताना चाहती हैं। लेकिन भाभी जो बोलना एक बार शुरू किया ना, वो रुकती नहीं है, पूरी कहानी बता देती है। कहती है, ये जो चोरी हुआ था ना, मेरा भाई ने चोरी किया था। मैं उस पर यकीन नहीं कर रही थी। मुझे लगा कि आपने 10,000 रुपये चुराया है। मैं आप पर विश्वास भी कर बैठी थी कि आप ही चोर हो। लेकिन एक बार जो घर में चोरी करता है ना, वो बार बार करता है। उसको लगता है कि मेरी चोरी तो पकड़ी नहीं जाएगी। जब वो कुछ और चोरी करने लगता है, तब मेरी नज़र उस पर पड़ जाती है। रंगे हाथ में उसको पकड़ लेती हूँ। जब मैं उसको डांटती हूँ, पूरा मैं गुस्सा होती हूँ, तब सब कुछ उगल देता है। नशे में था और नशे के लिए वो पैसा चुरा रहा था। जब मैं उसे डांटती हूँ, डपटती हूँ, तब जाके अपना पूरा भेद खोल देता है। तब कहता है कि वो 10,000 रुपया मैं जो किशोर को आपने इल्ज़ाम लगाया था, किशोर ने नहीं, मैं नहीं चुराया था। मैं पैसा हार चुका था। मुझे लगा कि आप मुझ पर नाराज़ हो जाएगी और मैं इल्ज़ाम किशोर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया था। इसके बाद तो मैं भी सन रह गया था और मेरे भैया भी भाभी का मुंह देख रहे थे। अरे इतना सब कुछ घर में हुआ, अब मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे डांट रहे थे कि कम से कम तुझे तो बताना चाहिए था। मैं भी रोने लगा था। मैं कहने लगा, मैं भैया कैसे बताता आपको, सही समय नहीं आया था, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था। मैं भाभी पर ऐसा मैं विश्वास ही नहीं करता था कि ऐसा मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगी। और तब कहते हैं, ये तुमने पैसा कहाँ से लाया, फिर पैसा कैसे दिया अपने भाभी को? मैं अब बताने लगा कि यहाँ पर कोई जान पहचान निकल गई थी और मैं उससे 10,000 रुपया मैं उधार ले लिया था। वही उधार पैसा लौटाने के लिए आज मैं आया हूँ और आपसे मुलाकात भी हो गई और ये सब कुछ
भेद भी खुल गया। सच कहूँ ना, भाभी बार बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही थी कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। ये जो हमारा भाई था, हमारा घर बिगाड़ने के लिए आया था और कुछ टाइम के लिए घर बिगाड़ के चला भी गया, लेकिन आज के बाद मेरे घर में उसकी एंट्री कभी नहीं होगी। मैं उसको सदा के लिए इस घर से बाहर कर दिया है और कभी भी हम उसके घर के अंदर में आने नहीं देंगे। आखिरकार घर का समस्या हमारा सॉल्व हो गया था। जो भाभी पहले जैसे थी, फिर वही अब रूप में आ चुकी थी। सुबह का जो घटना था, शायद वो मुझसे नज़र नहीं मिलाना चाहती थी या मन में पछतावा चल रहा था, कैसे बात करूं ना करूं। अब मैं समझ गया था उनके दिल की हालात। अगर उनकी जगह पर मैं भी होता तो शायद मैं भी ऐसा ही बिहेव करता। मैं भाभी को माफ़ कर दिया था। मैं जानता था कि भाभी ऐसी नहीं है, उनको पढ़ाया गया, पढ़ाया गया है, तब उन्होंने ऐसा खेल किया था मेरे साथ में। तब मैं भैया से विदा लेता हूँ कि भैया मैं तो गांव की तरफ निकल रहा हूँ, लेकिन जाते जाते जिससे मैं पैसा उधार ले गया तो उसको लौटाना भी है। भैया बहुत रोकने की कोशिश करते हैं कि अब अंधेरा हो गया है, अब कब निकलेगा। तब मैं कहता हूँ मैं निकल जाऊँगा, सुबह में मेरा काम है, ट्रैक्टर चलाना है, आप तो समझते ही हो। भैया तो बहुत रोकने की कोशिश किया, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं उस घर से निकलता हूँ और उसी खेत के पास में पहुँच जाता हूँ। जब जाता हूँ तो रात काफ़ी हो चुकी थी। वहाँ पर वो किसान नहीं थे, मैं उनसे मिलना चाहता था, लेकिन वहाँ पर वही व्यवस्था थी, पानी वानी का सब इंतजाम था। अब खेत में फसल भी थी। अब फसल देख करके मुझे अच्छा भी लगता था, किसान का बेटा था मैं। वहाँ पर बैठ गया। मुझे लगा कि अम्मा शायद इधर से आ जाएंगी, मुझे देख लेंगी और फिर मैं पैसा लौटा करके चला जाऊँगा। मैं उनका इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब ज़्यादा रात हो जाती है, 10 से ऊपर का टाइम होता है, तब मुझे लगा कि शायद आज घर में ही होंगे। हो सकता है कि उनकी लड़की ने बात मान लिया होगा, चलते हैं घर पर। अब मैं उस घर को तो देख रखा था, मैं चल देता हूँ। रोशनी वाले घर पर पहुँचता हूँ, जहाँ पर रोशनी हमेशा रात को रहती थी, चमकती रहती थी। वहाँ पहुँचता हूँ। वहाँ से कुछ ही दूरी पर वो घर था जो हमेशा अंधेरे में रहता था। आज भी मैं उस दरवाजे पहुँचता हूँ तो अंधेरा ही था। आखिरकार मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, 1 बार 2 बार, चौथी बार जब खटखटाता हूँ, तब एक आवाज़ मुझे महसूस होती है, जैसे कोई बोलता है कि ठहरो, दरवाज़ा खोल रही हूँ। मुझे लगा कि अम्मा होगी, अम्मा होगी। कुछ ही देर के बाद में दरवाज़ा खुलता है, रोशनी भी होती है। आज जब दरवाज़ा खुलता है, आज जो मैं देखता हूँ, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। इतनी सुंदर लड़की गेट खोल के खड़ी थी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी, जैसे प्रश्नवाचक दृष्टि से मुझे देख रही थी कि तुम कौन हो, इस रात में यहाँ पर किस लिए आए हैं, क्या काम है। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न थे। अब मैं तो उसका सूरत देख रहा था, उसको सुंदरता को निहार रहा था। तब वो टोकती है, आपने दरवाज़ा खटखटाया, क्या काम है आपको। तब मैं जैसे निद्रा से जागा हूँ। तब मैं कहता हूँ, बूढ़ी अम्मा को बुला दीजिए, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो लड़की आंखें फाड़ फाड़ करके मुझे देखती है। कौन सी बूढ़ी अम्मा की बात कर रहे हो, कौन सी बूढ़ी अम्मा। तब मैं कहता हूँ, आपकी माँ की बात कर रहा हूँ मैं। वो कहती है, मेरी माँ को तुम कैसे जानते हो, इससे पहले तो मैंने तुम्हें देखा नहीं है, तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। मुझे लगा कि वो लड़की मुझे अंदर लेके जाएगी, लेकिन दरवाजे पर चौखट पर खड़ी होकर के और मुझसे सवाल पर सवाल पूछ रही थी। मैं हर बार कहता था कि अपने अम्मा को बुला दो, अम्मा को बुला दो, मुझे उनसे काम है, कुछ देना है। तब कहते, तुम अम्मा को कैसे जानते, अम्मा से तुम्हारा रिश्ता क्या है। जब कुछ देर ऐसी ही बहस चलती है, जब वो लड़की नहीं बुलाती है, तब मैं असली मुद्दा पा जाता हूँ। उस रात की कहानी बताता हूँ कि देखिए, उस रात अम्मा मुझसे मिली थी और सामने वाला खेत में, वो खेत में झोपड़ी अब है ना, वहाँ पर मैं बैठा हुआ था। आपकी अम्मा आती है थकी हुई हालत में, अब मुझसे पानी मांगती है, मैं उनको पानी पिला देता हूँ। इसके बाद हम लोग आपस में बस सिंपल सी बात करने लगते हैं। वो मेरे बारे में पूछती है, मैं उनके बारे में पूछता हूँ, और तब वो अपनी दुख भरी कहानी बता देती है। मैं आपकी कहानी जानता हूँ, अम्मा ने सब कुछ मुझे बताया है। आप शायद किसी लड़के से प्रेम करती है, और जो अम्मा को मंजूर नहीं है। उस लड़की की आंखों में गुस्सा में साफ दिख रहा था। मैं देख रहा था कि उसका रंग बदल रहा था। अब मैं
परवाह नहीं कर रहा था। जब लड़की मुझ पर नाराज होकर के बोलने लगी, ये सब बात आपको अम्मा ने बताया था, ये सब बात आपको अम्मा ने बताया था कि मैं किसी से प्रेम करती हूँ? तब मैं बोला हाँ, वो आपके बारे में सब कुछ बताया है कि अपने आप माँ को पसंद नहीं करती हो, आप माँ को आप दरवाजे से बाहर रखती हो, घर के अंदर नहीं आने देती हो। वो लड़की एकदम जैसे गुस्से में थी, अपना पैर पटक रही थी। हाँ, कह रही थी कि आप अम्मा से मिले थे, मेरी अम्मा ने आपको सब कुछ बताया ये सब? मैं कहता हूँ हाँ। और उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए थे उधार, और उन्होंने कहा था कि जब बेटा तेरे पास में पैसा आ जाए पैसा लौटा देना। आप अम्मा को अंदर से बुला दीजिए और मैं पैसा उनको देकर अपने गांव लौट जाऊंगा। बस इतनी सी बात है। वो लड़की मुझे घूर रही थी, उसके चेहरे पर रंग आ रहे थे, जा रहे थे, जैसे मुझे समझ रही थी कि ना जाने मैं चोरो चक्का हूँ या झूठ सांस की कोई कहानी उसके सामने गढ़ रहा हूँ। जब मैं बार बार वही बात को दोहराता हूँ, तब लड़की कहती है अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं आराम से जाता हूँ, मुझे लगा कि अम्मा अंदर है। आज जब मैं जाता हूँ और एक जगह पर मुझे चेयर देती है, आप फिर कहती है बैठो, पानी पियोगे ना? प्यास तो लगी हुई थी, काफ़ी देर में इनसे बहस किया था। मैं बोला हाँ, पानी तो ज़रूर पीऊँगा। मुझे पानी पिलाती है, तब मैं देखता हूँ उसका गुस्सा शांत हो चुका था। इसके बाद मेरे सामने चेयर लेकर के बैठ जाती है। अब फिर जो अपनी कहानी सुनाती है ना, तो मैं दंग रह जाता हूँ। उस लड़की कहना था कि आप बिल्कुल मेरी माँ से मिले थे, जो आपने हुलिया बताया, जो बातचीत का अंदाज बताया, सब कुछ मेल खा रहा है। ये भी बात मेल खा रही है कि मैं किसी लड़के से प्रेम करती थी। अब मेरी माँ को वो रिश्ता मंजूर नहीं था। वो कह रही थी कि लड़का तेरे लायक नहीं बेटा, तुझे धोखा देगा। लेकिन मैं उस टाइम मैं लड़के के प्यार में पड़ी हुई थी। मुझे लग रहा था कि नहीं, ये लड़का मेरे लिए सही है। लेकिन माँ का कहना बिल्कुल सत्य निकला था। मैं कहने लगा फिर, अरे अपने माँ को बुला दो ना, मैं भी लेट हो रहा हूँ, मैं भी अब बस पकड़ लूँगा और सुबह तक अपना घर पहुँच जाऊँगा। तब उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आ जाते हैं तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। कहता हूँ बात क्या हो गई? आपकी अम्मा सही सलामत तो है ना? अब कुछ हुआ तो नहीं उनको? तब आंसू की धारा फूट पड़ती है और वो लड़की कहती है कि मैं आपको क्या बताऊं, अम्मा के गुजरे कम से कम 1.5 साल हो चुका है। मैंने तो आप अम्मा से मिल नहीं पाई, आपको कैसे अम्मा मिल गई? मैं अपनी गलती को सुधार लिया था। और जो अम्मा मुझे बताती थी कि लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, उस टाइम जब जिंदा थी तो मैं उनकी बात को समझ नहीं पाई थी। लेकिन जब एक रात अपना प्राण निकाल लेती है, यानी कि स्वर्गवास हो जाता है, तब मुझे बहुत ही दुख होता है। हाँ, ये बात अम्मा ने बताया था कि मैं उन पर नाराज़ भी होती थी और कभी कभी गुस्से में कहती थी कि आप बाहर चले जाओ, आप बाहर चले जाओ। मैं ज़रूर गुस्से में होती थी। अब मुझे लगता है कि अम्मा क्या है, वो अम्मा लौट के आ जाएगी, और अम्मा लौट भी आती थी। लेकिन ये नोकझोंक तो हमारे साथ में काफ़ी दिनों से चलती थी। हम एक दूसरे के प्रेम करते थे, एक दूसरे के बिना हम रह नहीं पाते थे। वो मेरी अम्मा, अब मैं उनकी बेटी। लेकिन जब उनकी मौत हो जाती है ना, तो मैं अपने आप को अनाथ पा लेती हूँ। मैं एकदम कहूँ ना, मैं सन्न रह गया था। और तब मैं कहता हूँ ये पैसा किसने दिया? वही लड़की कहती है यही चीज़ तो मैं समझना चाहती हूँ कि आपको मेरी अम्मा कैसे मिली। और तब मैं कहता हूँ मैं आपकी अम्मा को छोड़ने के लिए आया था। ये अम्मा ने दरवाज़ा खटखटाया था और तब शायद आपने दरवाज़ा खोला था। उस टाइम यहाँ पर अंधेरा था, मैं देख नहीं पाया था। लड़की और रोने लगी थी। और तब मैं उसको संभालता हूँ और कहता हूँ कि बात क्या है, सही बात बताइए। वो सच्चाई वही थी जो पहले उसने बताई थी कि उस बूढ़ी औरत का जो मौत था 1.5 साल पहले हो चुका था। अब बड़ा ही भला मानस थी वो। आसपास में जो भी उससे कोई मदद मांगता था, उनके पास जो भी क्षमता होती थी, हर किसी की मदद करती थी। जब मैं जान जाता हूँ कि वो बूढ़ी अम्मा मौत में समा चुकी है, मौत के मुंह में जा चुकी है, तो क्या उसकी आत्मा उस रात मुझसे मिली थी? मैं खुद हैरान हो गया था। मैं भूत प्रेत के कभी महत्व नहीं देता था, लेकिन जब आज सच्चाई मेरे सामने आती है ना, तो मैं हैरान तो होना ही था। आखिरकार 10,000 का गड्ढे निकालता हूँ और उस लड़की के हाथ में पकड़ा देता हूँ। ये आपका माँ की अमानत है, ये आपको ही मिलना चाहिए। वो रुपया देकर के मैं उस घर पर रुकता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ चलते चलते दरवाज़ा बंद कर लीजिए।
तब वो लड़की भागते हुए मेरे पीछे पीछे आती है। कहती है, आपको माँ कब मिली थी? मैं कहने लगा, आपको मैंने बताया ना, सब कुछ कहानी तो बता दिया। तब कहती है, आप रात में कहाँ जाओगे? आप रुक जाओ ना, आप सुबह चले जाना। वो आग्रह करने लगी। कहने लगी, देखिए ये जो इलाका है ना आगे का, बड़ी खतरनाक है। यहाँ पर भूत प्रेत घूमती रहती हैं और यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाए। पहली बार उसकी नज़रों में प्रेम की जो परिभाषा कहा जाता है वो मुझे महसूस होता है और उस प्रेम को मैं भी समझ पाता हूँ। लड़की खूबसूरत थी और अकेली थी बेचारी। अब बूढ़ी अम्मा का वो लाडली बेटी थी। आखिरकार हम दोनों एक दूसरे से प्रेम में डूब चुके थे। अब मेरी शादी जो हुई उसी लड़की से हुई। मेरे जो भैया हैं कहीं और रिश्ता कराना चाहते थे, भाभी और कराना चाहते थे, लेकिन जो मैं कहानी बताता हूँ उस भूत प्रेत को छोड़कर उस अम्मा को तो कहानी बताता नहीं तो शादी मेरी हो नहीं पाती। अब मैं बताता हूँ, मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ और शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। और आखिरकार मेरे भैया भाभी मान जाते हैं। आज वही लड़की मेरी पत्नी है। कभी कभी हम ये भूली बिसरी को बातों को याद करते हैं तो मैं भी हैरान रह जाता हूँ। लेकिन उस बूढ़ी अम्मा को छोड़ करके आज तक मैं कभी भी किसी भूत प्रेत को देखा नहीं है। तब उस लड़के कहना है, जो मेरी पत्नी बन चुकी है, उनका कहना है कि देखो भूत प्रेत जो है ना हमेशा डरावने रूप में नहीं होते। कुछ ऐसे भी इंसान की तरह होते हैं जो आप देख कर पहचान नहीं सकते। वो आपके साथ साथ चल सकते हैं, आपसे बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनको इंसान ही समझोगे। वास्तव में जो मेरी पत्नी ने मुझे बताया था, मुझे कभी कभी शक होता था। जब मैं रात के अंधेरे में चलता था, कोई मेरे आसपास में चलने लगता था, बातचीत करने लगता था या फिर कोई पता पूछने लगता था तो मुझे घबराहट होती थी। ये आदमी जो है मेरे साथ बात कर रहा है, ये इंसान है या फिर कोई आत्मा है? तो दोस्तों, ये थी किशोर जी की भेजी हुई कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप अपनी कहानी को मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी आप प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी इसी चैनल पर और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।